प्रधानमंत्री ने नारा लगाया था चुनावी प्रचार में कि 3 दिसंबर को कांग्रेस छूमंतर हो जाएगी। क्या वाकई ऐसा होगा? राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम में क्या बीजेपी कमाल कर पाएगी या कांग्रेस सेमीफाइनल में मोदी जी को मात दे जाएगी? 5 राज्य के सटीक एग्जिट पोल लेकर के हम हाजिर हैं। आपको एक एक राज्य के बारे में बताएंगे कि कौन सी पार्टी कौन सी राज्य में आगे है और कौन सी पार्टी कौन सी राज्य में पीछे खिसकती हुई नजर आ रही है। 2024 लोकसभा चुनाव में कौन जीतेगा, ये फैसला जो है 3 दिसंबर को ही हो जाएगा। और इस पर विस्तार से चर्चा करने के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट रविकांत जी मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और सटीक एग्जिट पोल, सटीक आंकड़ा जानने की कोशिश करेंगे। देश नीति केवल सच्ची और पक्की खबरें। सिर्फ 5 राज्य में चुनाव खत्म है और अब बस 3 दिसंबर का इंतजार हो रहा है। इसे 2024 का सेमीफाइनल माना जा रहा है और माना जाएगा भी। हम एक एक राज्य पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले क्या आप मानेंगे कि ये वाकई 2024 का सेमीफाइनल है? इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की या कांग्रेस की हार जीत 2024 की रणनीति तय करेगा? निश्चित रूप से अदिति जी, 5 राज्यों में जिस तरह से दोनों ही पार्टियों ने, बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी ताकत झोंकी है, वो इस बात को दिखाता है कि अगले 6 महीने में जो लोकसभा के चुनाव होने हैं उसके लिए पूरे तरीके से तैयारी कर ली गई है। इसीलिए इसको सेमीफाइनल माना जा रहा था। लेकिन इसमें एक जो खास बात निकल करके आई है कि इन 5 राज्यों के जब नतीजे आएंगे 3 तारीख को, अगर बीजेपी के विरोध में ये नतीजे जाते हैं, बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिलती है, कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि ये एक राज्य ऐसा है जहां पे बीजेपी जीत सकती है, बाकी 4 राज्यों में उसकी हार सुनिश्चित है। अगर नतीजे इसी तरह के आते हैं तो निश्चित तौर पर ये एक बात स्पष्ट हो जाएगी कि अब नरेंद्र मोदी का जादू खत्म हो चला है और राहुल गांधी का, उनका अब सूर्योदय हो रहा है। कांग्रेस पार्टी जो कहीं अब आईसीयू में पड़ी थी, वो अब लड़ते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नतीजों से तय होगा और इसीलिए सारे देश की निगाहें इन 5 राज्यों के चुनाव पर थीं और लगातार लोग इस बात को देख रहे थे कि किस राज्य में कौन सी पार्टी बेहतर कर रही है। ये 5 राज्यों का ही चुनाव नहीं था, बल्कि अगर आप देखें तो ये समूचे भारत को प्रतिनिधित्व करता था, क्योंकि एक नॉर्थ ईस्ट का राज्य है मिजोरम, 3 हिंदी पट्टी के राज्य हैं नॉर्थ इंडिया के राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और एक साउथ इंडिया का राज्य है तेलंगाना, जहां पर आज वोटिंग हुई है। तो ये समूचे भारत का कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा कि इस समय लोगों का मिजाज क्या है, लोग किस तरफ जा रहे हैं, और इसीलिए इन चुनावों को सेमीफाइनल माना जा रहा है। अगर बात मिजोरम की करें तो मिजोरम में हमने देखा कि भारतीय जनता पार्टी कहीं पर नजर नहीं आई, जबकि एक नगर पार्षद के चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी चुनावी प्रचार के लिए पहुंचते हैं। लेकिन मणिपुर मुद्दा हो, चाहे मिजोरम के सीएम ने कहा था कि हम मोदी जी के साथ मंच साझा करने के लिए तैयार नहीं है, मोदी जी मिजोरम नहीं पहुंचते हैं। तो उस क्षेत्र में अगर देखें तो मिजोरम में कुल जितनी सीटें हैं, 40 सीटें हैं, उसके हिसाब से आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी तो पिछली बार भी 2018 में कहीं पर नजर नहीं आई थी, लेकिन इस बार क्या वहां पर जो नतीजे हैं किस तरह से आप उसे आंक रहे हैं या देख रहे हैं? कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है अगर एग्जिट पोल या रुझान की माने? देखिए, मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट, जिसके मुख्यमंत्री हैं जोरामथंगा, उनको ही बढ़त मिलती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने भी वहां चुनाव लड़ा, क्योंकि पिछले चुनाव में 2018 में कांग्रेस पार्टी को 5 सीटें वहां पर मिली थी और करीब 30% के आसपास वहां वोट था कांग्रेस पार्टी का, जबकि भारतीय जनता पार्टी के पास सिर्फ 1 सीट थी। तो भारतीय जनता पार्टी, जैसा कहा जाता है उनके बारे में कि वो हर जगह मौजूद होते हैं, जहां उनकी पार्टी जीतती है वहां तो सरकार बनाते ही है, जहां नहीं जीतती है वहां डेफिनेटली बनाते हैं। तो ये अमित शाह को इसी के लिए चाणक्य माना जाता है। 1 सीट पर वो जोरामथंगा के साथ अलायंस करते हैं, उनको एनडीए में लेकर के आते हैं
और यहाँ पर जो गोदी मीडिया है वो ऐसे प्रचारित करता है जैसे मिजोरम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही हो। लेकिन पिछले दिनों मणिपुर में जो हुआ, उस जातीय हिंसा की वजह से पूरे नॉर्थ ईस्ट में नरेंद्र मोदी की एक तरह से नो एंट्री हो गई है। वहां पर जोरमथंगा ने सीधा कहा कि हम आपके साथ मंच शेयर नहीं कर सकते। इसीलिए इस बार नरेंद्र मोदी न तो वहां गए और ना ही कोई बड़ा लीडर वहां पर चुनाव मैदान में पहुंचा, तो वो एक तरह से गिव अप कर दिया मिजोरम को, और मिजोरम मिजो नेशनल फ्रंट के ही पक्ष में जाते हुए दिख रहा है। हाँ, ये जरूर है कि पिछली बार जो 5 सीटें थी कांग्रेस की वो बढ़ेंगी, लेकिन बीजेपी का जो खाता खुला था वो इस बार भी नहीं खुलेगा, ऐसा लगता है। जी, जैसे हमने देखा और देख रहे हैं कि किस तरह से नॉर्थ ईस्ट जो है वो भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकती हुई नजर आ रही है। वहीं अगर हम साउथ की बात करें, दक्षिण भारत की बात करें, तो हमने देखा जैसे बीजेपी ने कर्नाटक को गवा दिया, उसके बाद से पूरे साउथ इंडिया में भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो गया। वहीं अगर तेलंगाना इलेक्शन की बात करें, जबकि वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं पर खास नजर नहीं आ रही है। भले ही कहा जाए कि हैदराबाद का नाम हम बदल देंगे, या योगी आदित्यनाथ या भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े कद्दावर नेता वहां हिंदू मुसलमान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हमने देखा कि अगर तेलंगाना से भारतीय जनता पार्टी तो जीत नहीं पाएगी, वहां लड़ाई कांग्रेस और बीआरएस के बीच है, तो दक्षिण भारत में भी भारतीय जनता पार्टी का कुछ बचा नहीं है। क्या आपको लगता है कि तेलंगाना में जितने भी ओपिनियंस पोल हमने देखे हैं, कांग्रेस यहाँ पर वहां सेंध मारती हुई नजर आ रही है, या कांग्रेस की सत्ता बन सकती है तेलंगाना में? तेलंगाना को लेकर के आपके पास आंकड़े क्या है? देखिए, तेलंगाना में अगर आप 4 महीने पहले देखेंगे तो लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी वहां बीआरएस का विकल्प बन सकती है। बीआरएस मैंने केसीआर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है, जो उन्होंने वादे किए थे उस आंदोलन के दरमियान जिसके जरिए तेलंगाना बना। उनका एक वादा था कि हम दलित को सीएम बनाएंगे और डिप्टी सीएम बनाएंगे मुस्लिम को, वो भी उन्होंने नहीं किया। वो स्वर्णिम तेलंगाना की बात कर रहे थे, लेकिन वही तेलंगाना इन 10 सालों में माने केसीआर के अपने मुख्यमंत्री रहते हुए वो करप्शन का बहुत बड़ा केंद्र बन गया, और परिवार को ही सबसे बड़ा फायदा हुआ जो केसीआर का परिवार है। तो इसको लेकर के तेलंगाना के लोग बदलाव के मूड में थे। भारतीय जनता पार्टी ने उस मिजाज को समझा और कुछ समय थोड़ा सा आगे बढ़ाया भी। जब उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी बनाया तो वो एक दांव खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने हटा करके फिर एक रेड्डी को, जो वहां की जमींदार जाति है, उसको उन्होंने अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया, और उसके बाद ही धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी वहां बढ़ती चली गई और बीजेपी पीछे गई। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी जिस तरह से लोकप्रिय हुए समूचे दक्षिण भारत में और खास करके तेलंगाना में, क्योंकि तेलंगाना से पहले इंदिरा गांधी जीत करके आई थी, आपातकाल के बाद जो सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को नुकसान हुआ था उत्तर भारत से, वहीं दक्षिण भारत में वो इसे एक सम्मानजनक पोजीशन मिली थी। तो वो मेढक सीट से जीत करके आई थी, जो आंध्र प्रदेश में था, जो आज तेलंगाना के अंतर्गत आता है। सोनिया गांधी कभी वहां बड़ी लोकप्रिय रही। तो कांग्रेस पार्टी ने धीरे धीरे वहां इंप्रूव किया, और जब कर्नाटक उन्होंने जीता तो उसके बाद उत्साह भी पैदा हुआ। फिर कांग्रेस ने एक मजबूत संगठन के जरिए और राहुल गांधी की उस लोकप्रियता, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कर्नाटक से आते हैं, उनके प्रभाव के चलते तेलंगाना में बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की पूरी योजना बनाई, और धीरे धीरे उसको उन्होंने प्लेटफॉर्म पर वो लेकर के गए। यही वजह है कि आज वहां कांग्रेस पार्टी सिर्फ लड़ते ही नहीं बल्कि चुनाव जीतते हुए दिखाई पड़ रही है, और लोग बदलाव के मूड में है। वो बदलाव बीजेपी का हो सकता था, बीजेपी उस जगह हो सकती थी, लेकिन आज कांग्रेस पार्टी उस जगह पर खेलती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि कर्नाटक में हारने के बाद बीजेपी, हालांकि अभी 36% वोट है उसके पास कर्नाटक में, और लोकसभा में कर्नाटक में बीजेपी को कुछ सीटें मिलेंगी, डेफिनेटली मिलेंगी, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि दक्षिण भारत का दरवाजा तो बंद हो चुका है उसका। अगर तेलंगाना डेफिनेटली वो हार रहे हैं। तेलंगाना में असली लड़ाई उनकी एमआईएम के साथ है कि वो तीसरे नंबर पे होंगे कि चौथे नंबर पे होंगे। एमआईएम वहां 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है, और बीजेपी के पास केवल 1 सीट थी।
टी राजा सिंह की, जो ग्रेटर हैदराबाद से है, उस सीट पर एमआईएम ने अपना प्रत्याशी नहीं खड़ा किया है। राहुल गांधी को एक्सपोज कर रहे हैं कि एमआईएम, बीआरएस और बीजेपी के बीच कोई अंदरूनी गठजोड़ है और उस वजह से कांग्रेस को बढ़त मिल रही है। और जो बीआरएस है वो भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एंटी इनकम्बेंसी के चलते थोड़ा पीछे आ गई है। तो वहां पर कांग्रेस की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। कांग्रेस बढ़त में ही नहीं है बल्कि सरकार भी बनते हुए दिखाई दे रही है। जी जी जी। अब थोड़ा सा छत्तीसगढ़, क्योंकि वक्त कम है और सारे राज्यों को कवर करना है, तो छत्तीसगढ़ पर भी बात कर लेते हैं। छत्तीसगढ़ में हमने देखा कि किस तरह से ईडी की रेड जारी रही। भूपेश बघेल को महादेव ऐप के जरिए फंसाने की कोशिश की गई। उसके बावजूद भी ये लड़ाई जो है, कहीं पर भी वहां के जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे रमन सिंह और भूपेश बघेल के बीच नहीं रहा। ये लड़ाई पूरी तरह से कहीं ना कहीं हमने देखा कि नरेंद्र मोदी वर्सेस भूपेश बघेल का है। तो क्या लगता है इस बार आपको कि भूपेश बघेल क्या फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? क्या कांग्रेस की फिर से सत्ता वापसी हो रही है छत्तीसगढ़ में? देखिए अदिति जी, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस फिर से वापसी कर रही है, लेकिन ये जरूर है कि जिस तरह से पिछली बार उसने चुनाव जीता था उतना अच्छा मैंडेट उसको नहीं मिलेगा। कि एक तो एंटी इनकम्बेंसी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार वहां पर है। दूसरा ये है कि अंतिम बिल्कुल दौर में नरेंद्र मोदी ने और भारतीय जनता पार्टी ने वहां भरपाई करने की कोशिश की है। तो जो मेरा अपना आकलन है कि छत्तीसगढ़ में सरकार तो कांग्रेस पार्टी की बनेगी, लेकिन पिछला रिकॉर्ड वो नहीं दोहरा पाएंगे, कुछ कम सीटें रहेंगी उनकी। जी जी जी। तो वहीं अगर मध्य प्रदेश की बात करें, मध्य प्रदेश 230 सीटें 2018 में कांग्रेस सरकार बनाती हुई नजर आई थी। फिर सरकार लॉकडाउन के दौरान, लॉकडाउन शुरू होते ही सरकार भी गिर गई वहां पर। तो वहां का आंकड़ा क्या है? मध्य प्रदेश में चुनाव जनता ने लड़ा है। कांग्रेस पार्टी जनता के साथ गई है, अगर हम ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। हालांकि राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने जिस तरह से चुनाव कैंपेन किया, वो लोगों की भावनाओं को एक तरह से उन्होंने गति दी। तो इसलिए वहां पर बहुत क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस को मिलती हुई दिख रही है। लेकिन जो वोटिंग जिस तरह से हुई है, खास करके महिलाओं की कतारें ज्यादा थीं, तो कुछ विश्लेषक ये भी मान रहे हैं कि जो शिवराज सिंह चौहान ने आखिरी समय पर लाडली बहना योजना की जिस तरह से लोगों के बीच में जाकर के कैंपेन की और उससे जोड़ा लोगों को कि हम कितना आपको आर्थिक सहयोग दे रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी के लिए थोड़ा सा राहत देने वाली साबित हुई है। अदरवाइज कांग्रेस पार्टी वहां पर बहुत बड़ी विक्ट्री पाती। अच्छा। वो हो सकता है कि 150 सीट क्रॉस कर जाती, लेकिन अब ये उम्मीद नहीं है कि वो इतनी बड़ी विक्ट्री। हाँ, ये जरूर है कि वो चुनाव जीतते हुए दिखाई दे रही है। उसमें कांग्रेस से ज्यादा बड़ी भूमिका वहां के लोगों की है कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की, शिवराज सिंह चौहान और उनके विधायकों के प्रति लोगों की बड़ी नाराजगी, सैकड़ों घोटाले, और इसके अलावा जिस तरह से वहां प्रशासन काम कर रहा था, वो बिल्कुल तानाशाही पूर्ण रवैये के कारण दलितों के उत्पीड़न से लेकर के आदिवासियों के अपमान तक के इशू उस मध्य प्रदेश में आए। वो वही मध्य प्रदेश है जहां पर सीधी में एक घटना होती है कि भाजपा का एक नेता आदिवासी के मुंह पर पेशाब करता है। वो एक टर्निंग पॉइंट था आदिवासियों को कांग्रेस पार्टी की तरफ लाने में, जिसे बड़ी आवाज दी राहुल गांधी ने कि उस इशू पर बोले कि ये आदिवासियों के मुंह पर पेशाब करते हैं, किसी जानवर पर आपने पेशाब करते हुए नहीं देखा होगा। और मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या है आदिवासियों की, तो आदिवासी, दलित और कुछ ओबीसी, क्योंकि ओबीसी के बारे में उसके एजेंडे पर लगातार राहुल गांधी बात कर रहे थे, तो वो भी कांग्रेस पार्टी की तरफ जाते हुए दिखा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि वहां पर आसानी से बहुमत प्राप्त करेगी कांग्रेस पार्टी, लेकिन अगर थोड़ा सा और अच्छा करती वो तो 150 पार हो सकती। जी, तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी के हाथ से सत्ता जाती हुई दिख रही है। अगर बात राजस्थान की करें तो राजस्थान
का आंकड़ा जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा सियासत को गरमा दिया है, क्योंकि कहा यह जा रहा है कि 5 राज्य में से भारतीय जनता पार्टी 4 राज्य में चुनाव कहीं ना कहीं हारती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन राजस्थान एक ऐसा राज्य है जहां कमल खिल सकता है निश्चित तौर पर। और बीजेपी को भी उसी राज्य से उम्मीदें थीं और अभी भी हैं। लेकिन वसुंधरा राजे सिंधिया को जिस तरह से किनारे किया मोदी जी ने, वो एक दिक्कत पैदा कर सकती है बीजेपी के लिए। और अशोक गहलोत के विधायकों के प्रति तमाम नाराजगी के बावजूद खुद अशोक गहलोत की लोकप्रियता सबसे ज्यादा है, सबसे बड़े फेस हैं वो राजस्थान के। और जो उन्होंने अंतिम 2 सालों में लोक कल्याणकारी योजनाएं लॉन्च की, जिसमें चिरंजीवी योजना सबसे ज्यादा चर्चे में रही, वो इंदिरा रसोई बहुत चर्चे में, इसी तरह से 500 रुपए में सिलेंडर। तो जो लोगों के अपने जीवन से जुड़ी हुई योजनाएं हैं जो सीधे लाभ पहुंचाती हैं, वो एक मॉडल के रूप में तैयार हुआ राजस्थान और अशोक गहलोत की सरकार। तो उस वजह से जो वहां पर हर 5वें साल रोटी पलटती है, जो वहां के लोग कहते हैं कि भाई काम कितना भी अच्छा किया हो लेकिन रोटी तो पलटनी पड़ेगी, इस बार ये स्थितियां कम दिखाई पड़ रही हैं। और उसकी मूल वजह यही अशोक गहलोत की अपनी पूरी योजना है, जो उन्होंने मॉडल तैयार किया है वो है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जो आसानी से चुनाव जीत सकती थी, लेकिन उसने जिस तरह से वसुंधरा राजे सिंधिया को अलग किया है, तो वो एक गड़बड़ हो सकता है बीजेपी के लिए। लेकिन एक तीसरी बात आ रही है, वो है वहां जो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं, जो बागी हैं दोनों ही पार्टियों के, 32 तो कांग्रेस बीजेपी के बागी चुनाव लड़ रहे हैं और कांग्रेस के 22 चुनाव मैदान में हैं। ये डिसाइडिंग फैक्टर होंगे जो मुझे लगता है। और अगर वसुंधरा राजे सिंधिया को बीजेपी नहीं प्रोजेक्ट करती है और कहीं वो 90-95 पे आकर के रुक जाती है, तो फिर गहलोत चीफ मिनिस्टर होंगे। ये जो भारतीय जनता पार्टी के बागी हैं वो अशोक गहलोत को समर्थन देंगे, क्योंकि वसुंधरा राजे सिंधिया के साथ अशोक गहलोत के अच्छे संबंध हैं। या तो वसुंधरा राजे सिंधिया चीफ मिनिस्टर बनेंगी या फिर बीजेपी की सरकार नहीं होगी। अगर क्लियर मेजोरिटी मिल गई तब तो अलग बात है, लेकिन स्थितियां ये हैं कि वहां पर दोनों ही पार्टियां बहुमत के करीब हैं। हो सकता है कि एक 85 पर हो, दूसरी 95 पर हो, या एक 90 पर हो, दूसरी 95 पर हो। ये स्थिति, इसलिए मैं कह रहा हूं कि वो जो करीब 54-55 बागी हैं निर्दलीय के रूप में, वो सबसे बड़ी भूमिका अदा करेंगे। और उसी से तय होगा कि बीजेपी की सरकार बन रही है या फिर वसुंधरा राजे सिंधिया गहलोत को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये भी संभावना बन रही। तो जनता 2024 में वाकई कितना बदलाव चाहती है, ये 3 दिसंबर को तय हो जाएगा। लेकिन इतना तो साफ है कि 3 दिसंबर को मोदी शाह को बड़ा झटका लगने जा रहा है। और ये पहली बार होगा जो मोदी की और अमित शाह की 5 राज्य के चुनाव में इतनी बड़ी हार का सामना मोदी और चाणक्यों को करना पड़ सकता है। तो दोस्तों 3 दिसंबर पर हर किसी की नजर होगी, तो आप भी देश नीति के साथ बने रहिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, आपसे फिर होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।